हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि लास्ट सेशन में आप लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें कि ब्यूटाइल क्लोराइड था आपका, और उसका t बराबर 600 सेकेंड्स पर आप लोग क्या देख रहे थे कि उसका तात्क्षणिक वेग का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ आपका जा रहा है, ये स्लोप जो जा रहा है उस पर आपने एक स्पर्श रेखा खींची, ये आपको क्या बता रहा है? तात्क्षणिक वेग का मान बता रहा है। ठीक है ना। तो तात्क्षणिक वेग में आपने क्या बोला कि ब्यूटाइल क्लोराइड के 600 सेकेंड पर तात्क्षणिक वेग का मान क्या बताएगा? जो वक्र पर एक स्पर्श रेखा को हम खींचते हैं, स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा, ठीक है ना, स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो तात्क्षणिक वेग का मान बताता है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली चीज हमने क्या बोला? तात्क्षणिक मान के लिए हमने क्या निकाला थी? उसकी वैल्यू निकाली थी, जो कि यहाँ पर क्या आई थी आपकी? आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डीपी बाई डी। ठीक है ना। और डीपी जहां पर क्या है? डीपी आपको क्या बता रहा है? ये वाली ढाल जो, और डीटी आपको ये वाली बता रही है। ठीक है ना। बस यही आपको, तो ये डीपी हो गया, ये आपका क्या हो गया? डीटी हो गया। सो डीपी बाई डी हो सकता है, या क्या हो सकता है अगर आप अभिकारक के टर्म में देख रहे हो तो डी आर बाय डी टी माइनस डी आर बाय डी टी। ओके, तो माइनस डी आर आप किस प्रकार से लेंगे? तो जो आपकी R2 माइनस R1 ही करके आप लेंगे, इस ढाल का वैल्यू निकालेंगे तो। ठीक है ना। ये यहाँ पर आपका 0.04 से कम है यहाँ। ठीक है ना। और यहाँ 0.02 से कम है। ओके, तो जो ऊपर वाले का मान है वो है 0.037, 0.037। ठीक है ना। और ये आपका 0.02 से कम है, तो लिखिए 0.0165, 0.0165। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओके, माइनस 0.0165 माइनस 0.37 अपॉन, अब टाइम देखो, dt के लिए क्या आएगा? ये वाला स्लोप जो है, तो इसमें से इसको आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो 800 माइनस 400, क्लियर है? सांद्रता जो है आपकी वो किस में है? मोल पर लीटर में है, और ये किस में है? आपका सेकंड में है, टाइम। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये आपका किसका? आर इंस्टेंटेनियस का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 200 सेकंड पे, 400 सेकंड पे, 800 सेकंड पे, यहाँ पर 300 सेकंड पे या 1000 सेकंड पे आप तात्क्षणिक वेग के मान की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं जब आप अभिक्रिया के वेग की बात करते हैं। ठीक है ना। आपके पास सपोज एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। ठीक है ना। तो अभिकारक क्या क्या है? A है, B है, और उत्पाद क्या है? C और D आपका। क्लियर? ये आपके क्या है? अभिकारक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपके क्या है? उत्पाद है। तो जब आप किसी अभिक्रिया के वेग की बात करते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग आप इनमें से भी किसी से निकाल सकते हैं, और इन दोनों में से भी किसी भी से भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि अभिक्रिया के वेग की गणना अभिकारकों में से भी किसी भी एक अभिकारक से हो सकती है, और उत्पादों में से किसी भी एक उत्पादक से आप अभिक्रिया के वेग की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभिक्रिया के वेग में आपने क्या देखा था? अभिक्रिया की सांद्रता घटने की जो दर थी। ठीक है ना। अब उस दर में इनका जो स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, रस सममितीय गुणांक, उस गुणांक से आप भाग दे देते हैं। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? समझिए, जैसे ए है आपका, ए के घटने की दर आप बोल रहे हो,
बराबर क्या हो जाएगा, इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन आया तो डेल्टा ए अपॉन उस सांद्रता में परिवर्तन में जितना समय लिया गया वो क्या था, डेल्टा टी। चूंकि ये अभिकारक है, इसकी सांद्रता घट रही है तो हमने इसको माइनस में लिया। और इसी को अगर हम अभिक्रिया के वेग के टर्म्स में देखें कि अभिक्रिया का वेग आपको ए के टर्म्स में देना है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। और रस सममितीय गुणांक क्या होता है, जो इसके आगे लिखा जाता है ना, 11th में हम लोगों ने पढ़ा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो यहाँ आगे लिखा गया है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो हम 1 लिख लेते हैं, तो ये भी इतना ही आ जाएगा, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ठीक है ना, तो ये सेम हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पर रस सममितीय गुणांक जो है या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू 1 है, इसलिए। क्लियर है, इतना होना चाहिए। अगर हम यहाँ प्रोडक्ट सी के उत्पन्न होने की दर देखें, तो बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। और प्रोडक्ट में क्योंकि वृद्धि हो रही है तो हम उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं लगाते हैं। अब इसके लिए अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, -1/1 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना, यानी कि सेम वही आ गया, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ओके, बोलो भाई। चलिए, तो क्या समझे, अगर हम ए से वेग निकालें तब भी वेग का मान वही आएगा, अगर हम सी से वेग निकाल रहे हैं तब भी वेग का मान वही आएगा, हमने बी से निकाला तब भी वेग का मान वही आएगा, हमने डी से निकाला तब भी वेग का मान वही आएगा। लेकिन जब आप अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो रस सममितीय गुणांक से भाग अवश्य देंगे, ठीक है ना। भले ही आपने पहले लिखा हो कि ए के जो घटने की दर है वही अभिक्रिया का वेग है, या बी सी के उत्पन्न होने की जो दर है वही अभिक्रिया का वेग है, लेकिन अब आप पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब आप लिख लीजिए एक अभिक्रिया 3a + 2b gives 2c + 2d। ये आपको एक अभिक्रिया दी गई है। इस अभिक्रिया में सबसे पहले आपको वेग निकालना है अभिक्रिया का, ठीक है। दूसरा निकालिए ए के घटने की दर या विलुप्त होने की दर, और तीसरा निकालिए सी के उत्पन्न होने की दर। चलिए करिए कैलकुलेट। तो अगर हम अभिक्रिया का वेग देखो, अभिक्रिया का वेग देखिए क्या कैसे निकलेगा, अभिक्रिया का वेग कैसे कैसे निकाल सकते हो बताओ, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आप किसका लेते हो, रिएक्टेंट अपॉन टेकन टाइम, ठीक है, यही लेते हो। और वो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ए आपका एक अभिकारक है, बी आपका दूसरा अभिकारक है, तो आप क्या लेंगे, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ये अब ए के लिए रस सममितीय गुणांक 3 है, तो अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए उस रस सममितीय गुणांक से हमें भाग दे देना है इसको, ठीक है ना। तो यानी 1/3 आ जाएगा, इससे हमें अभिक्रिया का वेग मिल जाएगा। या फिर किससे मिलेगा, दूसरा किससे मिल सकता है, बी से भी मिल सकता है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, और इसमें रस सममितीय गुणांक का मान 2 है, तो -1/2, क्योंकि अभिकारक है इसलिए हमने माइनस साइन का यूज किया है। देन उत्पादों से भी हम निकाल सकते हैं, तो उत्पादों में सी, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय डेल्टा टी, और इसके रस सममितीय गुणांक का मान 2, तो 1/2। देन डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी
बाय डेल्टा टी, और इसके रस समितीय गुणांक का मान 2, तो 1/2। तो इस तरह से देखो, ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो इन दोनों में माइनस साइन नहीं आया है, ये दोनों रिएक्टेंट है, इनमें माइनस साइन आया है, ये आपको ध्यान। क्लियर है? दूसरा आपको क्या बता रहा है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा है ए के घटने की दर क्या होगी, बताओ। ए के घटने की दर, सो वो क्या होगा, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। और तीसरा क्या पूछा गया है आपको, सी के उत्पन्न होने की दर बराबर डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय डेल्टा टी। क्लियर? चलिए नोट करिए। चलिए, तो क्या पॉइंट निकल कर आए, देखो लिखिए। पहला पॉइंट, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के अभिकारकों व उत्पादों के रस समिति, रस या डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक लिख लो, के स्टोइकियोमेट्री 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 गुणांक समान नहीं होते हैं उन अभिक्रियाओं का वेग, उन अभिक्रियाओं का वेग कैसे निकालेंगे बताओ, उन अभिक्रियाओं का वेग किसी भी एक की सांद्रता में कमी या वृद्धि को उनके स्टोइकियोमेट्री गुणांक से भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझिए क्या कहा गया है। हमने पहले एक ऐसी अभिक्रिया ली थी जहां पर A प्लस बी गिव C प्लस डी था, ये वाली अभिक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिस प्रकार से उनके घटने या बढ़ने की दर है वही अभिक्रिया का वेग बताएगी, और सभी से अभिक्रिया का वेग समान आएगा। ठीक है, लेकिन जो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें रस सममितीय गुणांक जो है यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उनकी वैल्यू सेम नहीं है, ए के लिए 3 है, बी के लिए 2 है, इन दोनों के लिए भी 2 है, अलग अलग है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो उनके बढ़ने या घटने की दर होगी उसको, ये बढ़ने की दर थी इसकी ए की, ये ए की घटने की दर थी, इसको हमने क्या किया, इसके रस समितीय गुणांक से भाग दे दिया तो हमें अभिक्रिया का वेग मिल गया। ये सी के बढ़ने की दर थी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी,
तो इसको हमने इसके रस सममितीय गुणांक से जब भाग दे दिया तो हमें अभिक्रिया का वेग प्राप्त हो गया। तो वही ये आपका पॉइंट कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों व उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होते हैं, उन अभिक्रियाओं का वेग किसी भी एक की सांद्रता में कमी या वृद्धि को उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, अभिक्रिया का वेग निकाल लेंगे। ओके, चलिए अब हम एक अभिक्रिया लेते हैं जो कि है हमारा ठीक है, आपकी बुक में भी ये दिया गया है। इस अभिक्रिया में HI की सांद्रता में जितनी कमी हो रही होगी वही H2 की सांद्रता में जो वृद्धि हो रही है और I2 की सांद्रता में जो वृद्धि हो रही है, उन सभी की दर जो है आपका समान होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि वेग समान होना चाहिए। तो अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो अभिक्रिया का वेग आपका क्या आ जाएगा, अगर हम इसकी टर्म में लिखे रिएक्टेंट की टर्म में, तो -1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा T, ये आ जाएगा, बोलो। और ये बराबर किसके होगा, इसके द्वारा निकाला गया वेग और इसके द्वारा निकाले गए वेग। ठीक है ना, यानी डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मान वो 1 है, तो 1/1 मतलब 1 से भाग देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, सो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T, ये हो जाएगा, बोलो। क्लियर है, यहाँ पर कोएफिशिएंट अलग अलग थे, समान नहीं थे, तो हमने क्या किया, वेग को निकालने के लिए जो उनकी सांद्रता में कमी आ रही थी या वृद्धि हो रही थी उसको जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनके, उनसे भाग दे दिया, तो हमें अभिक्रिया का वेग ज्ञात हो गया। क्लियर है, चलिए अब जैसे कोई गैसीय अभिक्रिया होती है, गैसों के मध्य अभिक्रिया हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, जितना वहां पर पार्शियल प्रेशर होता है उसी से सांद्रता का आकलन किया जाता है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लेंगे। देखिए, किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए अभिक्रियक या उत्पाद की जो सांद्रता है के लिए सांद्रता के लिए सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा उसको आप उत्पाद और अभिक्रियक में जो आंशिक दाब है उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए लिखिए, अतः अतः अभिक्रिया का वेग अभिक्रियक तथा उत्पाद, अभिक्रिया का वेग क्या, अभिक्रिया के वेग को अभिकर्मक या अभिकारक व उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से ज्ञात किया जा सकता है। ओके,
चलिए, अब जो अभिक्रिया का वेग है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं आपके, ठीक है ना, इनके बारे में जानेंगे। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कौन कौन से कारक हैं, पहले ऐसे ही सुन लो। अभिकारक की प्रकृति होगी, किस नेचर का है आपका अभिकारक। दूसरा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, उसकी सांद्रता। इसके अतिरिक्त आप बात करेंगे उत्प्रेरक पर, तापमान पर, ठीक है ना। तो ये सारे उसकी अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभिकारक की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति पर आपका निर्भर करे। तो अभिकारक आयनिक होगा तो आपकी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अभिक्रिया के वेग से क्या मतलब है, कितनी तेजी से अभिक्रिया, अभिक्रिया के वेग के बढ़ने का मतलब है कितनी तेजी से अभिक्रिया हो रही है, और वेग के घटने से मतलब है कि अभिक्रिया बहुत स्लो हो रही है। तो यदि आपका आयनिक कंपाउंड होगा तो आयनिक कंपाउंड आपका तेजी से रिएक्ट करते हैं, आपको पता है ना। तो वहां पर अभिक्रिया तेज होगी यानी कि वेग में वृद्धि होगी। और जहां पर आपका कोवलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजी यौगिक है, तो वो अभिक्रिया आपका स्लो करेंगे तो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। बस इतना समझ, ठीक है ना। आयनिक यौगिक अगर आयनिक अभिकारक है, तेजी से अभिक्रिया करते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक धीमी अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। ओके, इस प्रकार से समझ लो कि 2 ग्लास ले लिए, एक में चीनी डाल दिया, एक में पानी डाल, नमक डाल दिया। नमक क्या हो गया आपका, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है, नमक जल्दी घुल जाएगी, ठीक है, चीनी को घुलने में समय लगेगा। तो ये इसी प्रकार से, क्योंकि नमक आपका कैसा है, आयनिक कंपाउंड है। ओके, सेकेंड, दूसरा लिखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है आपका कोई अभिकारक, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इस पे आपके अणु आकर के चिपकेंगे इस प्रकार से और अटैक करेंगे आप, ठीक है। अब इसी को आपने और छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया है, सपोज ये 4 भागों में तोड़ दिया आपने इसको, तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया है ना, ज्यादा स्थान मिल रहा है आपका अटैक के लिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से भी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, ये एक चीज थी जिसको आपने इस 4 भागों में बांट दिया, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से ज्यादा अणु वहां पर चिपक सकते हैं आपका या अटैक कर सकते हैं, जिससे अभिक्रिया आपका तेजी से हो। इस प्रकार समझिए कि नमक का आपका एक बड़ा क्रिस्टल है, उसको आपने पानी में डाला, ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपका क्या होगा, घुलेगा। उसी को आपने अगर छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया तो नमक जल्दी घुल जाएगी, है ना, ये होता है। तो ये इसी प्रकार से आपकी अभिक्रिया होगी। चलिए लिखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया तेजी से होती है।
ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में हमने अभिक्रिया के वेग पर बात की, तात्क्षणिक वेग की गणना कैसे करनी है वो हमने देखा, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं उसमें से हमने 2 कारकों के बारे में बात की। आने वाले सेशन में कुछ और कारकों पर हम बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।